हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर को हम लोगों को स्टार्ट करने से पहले ये जानना होगा कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, व्हाट आर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, चेक क्या होता है, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, बैंक किस चीज़ के बेसिस पे लोन देता है, किसको किसको लोन देता है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट यानी लोन अगर हम किसी चीज़ से लेते हैं तो क्रेडिट को लोन कहा जाता है, तो उसका जो है किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या दो सिचुएशन हो सकते हैं। दो आदमी जैसे दो लोन लेता है उसके बारे में पढ़ना है कि दोनों का जो सिचुएशन होगा क्रेडिट लेने का और उसको रिटर्न करने का, वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन का जो टर्म्स है वो क्या क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली इंचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम जो है वो पहले का एक सिस्टम था जिसमें कि हम लोगों को अगर किसी भी इसेंशियल गुड्स का नीड है, जिस तरह से यहाँ एक एग्जांपल है कि अगर हम लोगों को शूज़ चाहिए होगा तो पहले के जो टाइम था उसमें होता क्या था कि हम लोग गेहूँ दे के और शूज़ ले सकते थे, मतलब गुड्स दे के ही गुड्स ले सकते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब डबल कोइंसाइड ऑफ वांट्स जो होता है, मतलब आपको गेहूँ चाहिए और हमको जूता चाहिए, तो ये जो था बहुत ही ज़्यादा हार्ड था फाइंड करने के लिए कि किसको क्या चाहिए, जो चीज़ मुझे चाहिए वो उनको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि एक आदमी के पास गेहूँ है और एक के पास कपड़े हैं और एक के पास जो है वो जूता है, तो अब इस तीनों में एक दूसरे को तो वो लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे। हो सकता है जिसके पास गेहूँ है उसे जूता चाहिए और जिसके पास जूता है उसे गेहूँ चाहिए, तो वो लोग बार्टर सिस्टम को अपनाएंगे, मगर जिसके पास कपड़ा है वो उसको शूज़ नहीं चाहिए, तो फिर वो लेके क्या करेंगे। इस सिस्टम को पहले यूज़ किया जाता था लेकिन ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, तो उसी को कहा गया है बार्टर सिस्टम, जिसमें कि गुड्स बिना पैसा का यूज़ किए हुए गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। उसके बाद है मनी एक्ट एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी यानी पैसा जो है वो अब अगले नए जनरेशन में, अब नए समय में बार्टर सिस्टम जब हट गया यहाँ पे है, तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आया कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप पैसे दे के ले सकते हैं, जो अभी भी चलता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या सब है। इंडियंस जो है वो पहले ग्रेन्स यानी अनाज, कैटल यानी मवेशी एज मनी, मनी के रूप में उसका यूज करते थे, पैसा के रूप में। मेटेलिक कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, इन सब चीज़ों का भी वो यूज़ करते थे। करेंसी, करेंसी क्या होता है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। मॉडर्न फॉर्म्स जो है मनी का वो क्या सब चीज़ है, तो वो पेपर नोट्स है जिसका 10-20 सब का नोट हम लोग देखते हैं, 500 2000 का, और कॉइन्स सिक्का जो होता है वो। उसके बाद है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर है, मतलब कहीं क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि मनी को जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आप ये देंगे, इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बता चुका है, ऑथराइज कर चुका है। जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो इसको इसलिए बता चुका है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, इसीलिए हर आदमी अब नोट का ही यूज़ करता है। उसके बाद इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज़ करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी इशू कराता है। चेक, A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। चेक जो है वो एक पेपर है जो कि बैंक को दिया जाता है, जिसमें कि स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे कि जो देने वाला रहेगा उसको 10,000 रुपया ही देना है, तो वो उस चेक पे जहाँ इस तरह से यहाँ दिया हुआ है 57,000, तो इसी तरह से आपको चेक पे एकदम स्पेसिफिक अमाउंट लिखा रहेगा कि इतना रुपया देना है इस पर्सन के अकाउंट से, जिस पर्सन के अकाउंट से वो पैसा जाएगा वो चेक देगा और जिसको देना है वो पैसा लेगा। तो यही दिया हुआ है, ए चेक इज़ अ पेपर। चेक जो है एक पेपर है, नोट है, कागज़ है। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, इतना अमाउंट, स्पेसिफिक मतलब इतना ही लिमिटेड अमाउंट पे करना है, फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। चेक पे जिसका नाम दिया रहेगा, या जैसे पे प्रेम कुमार दिया हुआ है, तो ये जिसका
जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सलीम जो है उसका ये है चेक, तो सलीम दे रहा है प्रेम कुमार को। उसी तरह से हम लोग को ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि हम लोगों को अगर किसी को पे करना है पैसा, तो जिसका नाम दिया रहेगा उसका नाम हम लोगों को उसी को वो पैसा मिलेगा जिसके अकाउंट से देना होगा। तो वही है कि चेक एक पेपर होता है जिसमें कि स्पेसिफिक अमाउंट लिखा रहता है, वो बैंक से लेकर के जिस आदमी का नाम उस चेक में होता है उसको देना होता है। और उसके बाद है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक के लोन एक्टिविटी क्या क्या है। बैंक इन इंडिया दीज डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। बैंक जो है इंडिया में वो किसी का भी पैसा पूरा का पूरा नहीं रखता है, वो सिर्फ उस पैसा का 15% रखता है और बाकी जो पैसे बचते हैं वो उन लोगों को हेल्प करने में मदद करता है जिनको बैंक से लोन लेना रहता है। उसके भी कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है, यहाँ दिया हुआ है कि बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो लोन पे लगाते हैं बैंक, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। यहाँ तक तो नॉर्मल चीज़ें थी जो आप लोगों को पढ़नी थी, सेल्फ रीड करिएगा, हाईलाइट पॉइंट्स है उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको टोटल ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि स्वयं आप पढ़ के किसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। लेकिन अब से जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन को समझने से पहले यहाँ 2 एग्जाम्पल है, एक है फेस्टिवल सीजन, एक है सपनाज प्रॉब्लम। इन दोनों को हम लोग समझेंगे कि क्या है। उससे पहले क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट लिखने के बाद ब्रैकेट में देखिए लोन लिखा हुआ है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट जो है एक एग्रीमेंट है जो कि लेंडर को सप्लाई किया जाता है बोरोवर के थ्रू मनी गुड्स और सर्विस के थ्रू, प्रॉमिस में कि फ्यूचर में वो इसका रीपेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिट सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। हम लोगों को जैसे यहाँ फेस्टिवल सीजन में 2 कहानी दिया हुआ है, तो उस कहानी को समझने से पहले ये है कि किसी से अगर हम लोग क्रेडिट लेंगे तो वो हम लोगों को एक प्रॉमिस करेंगे कि अगर हम लोगों का जो चीज़ चल रहा है, जिस तरह से कोई किसान खेती ही कर रहा है, तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट होगा तो हम आपको वो रिटर्न कर देंगे। तो वही हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। क्रेडिट जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है जो कि लेंडर बोरोवर को देता है गुड्स, मनी और सर्विस के फॉर्म में कि फ्यूचर में वो पेमेंट कर देंगे। क्रेडिट मतलब लोन सबको पता होगा। अब यहाँ सबसे पहला सिचुएशन देखिए। क्रेडिट का 2 सिचुएशन आप लोग को ये समझाना चाह रहा है कि एक सिचुएशन ये होता है कि हम किसी से लोन लेते हैं और उस लोन में पैसे लेते हैं किसी से, या पैसे ले या यहाँ दिया हुआ है मनी गुड्स एंड सर्विस या कुछ भी आप लेते हैं, हम लोग पैसा ही को ही लेते हैं। तो हम लोग पैसा अगर किसी से लोन लेते हैं तो हम लोगों को जिस तरह से कोई शॉप है हमारे पास, तो उस शॉप में हम लोग सोचेंगे कि अगर इस बार दिवाली में या इस बार किसी फेस्टिवल में ये चीज़ इतना ज़्यादा हम लोग बेच लेंगे तो जो प्रॉफिट हम लोगों को होगा उस प्रॉफिट में से जितना हम लोन लिए थे उसको हम चुका देंगे। ये था। तो इसमें 2 सिचुएशन ये बनता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तब तो हम लोग वो क्रेडिट चुका के अपना लाइफ अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लॉस लग जाता है तो ये क्रेडिट जो है वो हम लोगों को डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है। डेब्ट ट्रैप हम लोगों को आगे पढ़ना है। एनसीईआरटी में डेब्ट ट्रैप का सिर्फ एक बार वर्ड दिया हुआ है कि डेब्ट ट्रैप, लेकिन समझाया नहीं हुआ है। एनसीईआरटी हर चीज़ को अपने अंदर कवर करता है, तो हम लोग लेकिन एक एक चीज़ को एक एक टर्म को समझेंगे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ। अभी से 2 महीने पहले अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है। And the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3 hours 3000 pair of shoes to be delivered in a month time। तो सलीम जो है एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसको 3000 पेयर शूज़ का 3000 जोड़े जूते का डिलीवरी का ऑर्डर आया है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। प्रोडक्शन मतलब इस 3000 पेयर शूज़ को, मतलब 3000 पेयर जूते को प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए समय पे सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पास्टिंग वर्क। तो इस काम को पूरा करने के लिए सलीम को जो है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी सिलाई करने के लिए और जो काम आएगा उस काम के लिए। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल। उसको जो है वो कच्चा सामान खरीदना पड़ेगा जूते बनाने के लिए। टू मीट दीज एक्सपेंसेस। इस सभी खर्चे को मिलाने के लिए या पुराने के लिए सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्स। सलीम जो है वो 2 सोर्स से लोन लेता है। फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर्स टू सप्लाई लेदर। पहले तो वो लेदर सप्लायर जो लेदर भेजते हैं
चमड़ा, उसको चमड़ा भेजने वाले को बोलते हैं लेदर सप्लाई करने के लिए। नाउ द प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और ये प्रॉमिस पे बोलता है कि वो पे कर देगा बाद में, जब वो शूज़ बिक जाएंगे, उसको प्रॉफिट होगा तो फिर वो कर देगा वो वापस। सेकेंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांटेज पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज़ विथ अ प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी द होल ऑर्डर बाय एंड ऑफ द मंथ। तो दूसरा क्या करता है, वो एक लार्ज ट्रेडर से एडवांस में पेमेंट ले लेता है 1000 पेयर शूज़ का, और प्रॉमिस करता है कि अगले मंथ, जब एंड ऑफ मंथ में जब उसका सारा शूज़ डिलीवर हो जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, वो वापस कर देगा जो पैसा वो लिया है। एट द एंड ऑफ द मंथ के अंत में सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, सलीम जो है वो एबल रहता है, कैपेबल रहता है ऑर्डर को पूरा करने में, डिलीवरी करने में। मेक अ गुड प्रॉफिट, उसको एक अच्छा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। एंड रिपे द मनी दैट ही हैज़ बोरोड, और जिससे वो जो लिया था वो वापस करता है अपना लोन। तो एक ये गुड दिखाया गया है, गुड सिचुएशन, कि यहाँ जो है वो सलीम को कोई नुकसान नहीं हुआ इस क्रेडिट से, लोन से। इन केस ऑफ सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग नीड्स कैपिटल ऑफ द प्रोडक्शन। तो इस केस में क्या है कि जो है क्रेडिट देयरफॉर प्ले अ विटाल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। क्रेडिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा विटाल रोल प्ले करता है इस सिचुएशन में, लेकिन विटाल रोल प्ले करता है सिर्फ इसके सिचुएशन में। अगला हम लोग को दूसरा दिया हुआ है सपनाज प्रॉब्लम। सपना क्या है? सपना अ स्मॉल फार्मर, सपना जो है एक गरीब किसान है, छोटी किसान है। ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड, 3 एकर्स ऑफ लैंड में वो ग्राउंड नट, मूंगफली उपजाती है। सी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन करने के लिए ग्राउंड नट का मनी लैंडर से जो है वो कुछ लोन लेती है। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन, और ये आशा करती है कि जो उसका जो हार्वेस्ट होगा उस मूंगफली का, ग्राउंड नट का, उससे वो लोन को रिपे कर देगी। मिडवे थ्रू द सीजन ऑफ द क्रॉप इट हिट्स बाय पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कीड़ा मकोड़ा, उसी को कहा जाता है पेस्ट। तो दिया गया है कि बीच ही सीजन में है वो क्रॉप्स को पेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। एंड द क्रॉप फेल्स, और जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाता है, नहीं मतलब ग्रो करता है। थ्रू सपना स्प्रे हर क्रॉप विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। सपना क्या करती है, जब पेस्ट का अटैक होता है उसके फील्ड में, उसके लैंड पे, उसके क्रॉप पे, तो वो पेस्टिसाइड ले लेती है, और उसको मतलब एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों, पेस्ट को मारने के लिए जो यूज़ किया जाता है केमिकल, उसी को कहा जाता है पेस्टिसाइड। तो वो लेती है, और उससे भी जो है उसका दिन ब दिन पैसा जो है वो बढ़ते जा रहा है। सी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेब्ट ग्रोन ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट, वो जो है मनी लेंडर जिससे वो ग्राउंड नट उपजाने के लिए पैसे ली थी कि वो बाद में रिपे कर देगी, वो अब एबल नहीं है उसको रिपे करने के लिए। फिर है नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, अगले साल जो है सपना फिर एक फ्रेश लोन लेती है अपने कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस बार जो है क्रॉप जो है वो नॉर्मल हुआ, मतलब बर्बाद नहीं हुआ लेकिन उतना अच्छा भी नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन जो अर्निंग जो था इस बार वो ओल्ड लोन को चुकता करने के लिए काफ़ी नहीं था। सी इज़ कॉट इन डेब्ट, वही अभी डेब्ट ट्रैप जो बोले वही है कि उसको अब डेब्ट लग गया है। सी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट, अब उस डेब्ट को, उस चीज़ को पे करने के लिए, जैसे वो मनी लेंडर से ली हुई थी लोन, तो अब उस लोन को पे करने के लिए उसको अपने ज़मीन का कुछ भाग बांटना पड़ा। एक तो पहले से ही उसके पास 3 एकड़ लैंड था, उसमें से भी अब उसको वो बेच करके और वो करना पड़ा, अपना लोन पे करना पड़ा। तो वही दिखाया गया कि क्रेडिट जो होता है, लोन जो होता है, इंसान के ज़िंदगी में पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों रोल प्ले करता है। यहाँ सलीम के कहानी में हम लोगों को दिखाया गया कि उसने लोन लिया लेदर वाले से और एक लार्ज ट्रेडर से, और उसने रीपे भी कर दिया बहुत अच्छे से फेस्टिवल के एंड मंथ में। लेकिन सपना में क्या था कि उसने ग्राउंड नट को उगाने के लिए मनी लेंडर से लोन लिया, लोन लेने के बाद उसके खेत में पेस्टिसाइड्स का अटैक हो गया, पेस्ट का अटैक हो गया, और उसका जो मूंगफली ग्राउंड नट था वो बर्बाद हो गया। उसके अलावा वो फिर नया फ्रेश लोन ली जो कि हुआ लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ, जिससे कि वो पुराना जो मनी लेंडर का लोन था वो चुकता कर सके। तो उसको अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा और उस मनी लेंडर को अपना लोन चुकाना पड़ा। लोन दिन ब दिन बढ़ते ही चला गया उसका इंटरेस्ट के साथ, इसलिए सपना एबल नहीं थी इसको पे करने के लिए। तो ये 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
Debt trap is a situation in which a debt is difficult or impossible to repay because of high interest rate. दिया हुआ है कि डेब्ट ट्रैप जो होता है वो एक सिचुएशन होता है जिसमें कि जो डेब्ट है यानी लोन जो है, डेबिट को ही डेब्ट कहा गया है। जो डेबिट है उसको पे करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है हाई इंटरेस्ट के कारण। हो गया, यही था डेब्ट ट्रैप। अब आगे चलिए देखते हैं कि क्या है। रीपेमेंट ऑफ द लोन क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन इनकम फ्रॉम फार्मिंग हो या कोई भी सेक्टर हो, रीपेमेंट तभी होगा जब आपको प्रॉफिट होगा। क्रेडिट इन दिस केस पुशेज द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। कह रहा है कि लोन जो है वो इस बार इस सिचुएशन में लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिकवरी करने में पेनफुल होगा। इस लोन को वो चुकता नहीं कर पाई सपना, जिसके कारण उसके पास 3 एकड़ लैंड थे, उसमें से भी उसको कुछ हिस्सा बेचना ही पड़ गया। तो ये रिकवरी जो था वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए दुखद था। अगला हम लोग का टर्म्स है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट समझ चुके हैं, क्रेडिट मतलब लोन। अब इसका क्या क्या टर्म्स होता है। टर्म्स समझने से पहले क्रेडिट का पहले टर्म समझते फिर आगे देखते हैं। इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट का जो टर्म्स है उसमें सबसे पहला चीज़ है इंटरेस्ट रेट, कि कितना इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों को किसी को लोन देना है। कोलेट्रल भी समझेंगे कि क्या होता है। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट की कितना रुपया इंटरेस्ट लगा के हम लोगों को उसको रीपेमेंट करना अपना लोन। कोलेट्रल डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, व्हाट इज कोलेट्रल। तो कोलेट्रल इज एन एसेट that the borrower owns such as land, building, vehicle, livestock, deposit with the banks and uses as a guarantee to the lender with the loan is repaid until the loan is repaid। तो कोलेट्रल जो है वो एक एसेट है, मतलब धन है जिसको बोरोवर ऑन करता है। जैसे हमको लोन लेना है तो हम बोरोवर हो गए, तो मेरे पास कोलेट्रल क्या होगा, लैंड यानी ज़मीन, बिल्डिंग यानी मकान, व्हीकल्स मतलब गाड़ी, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, फिश हो गया या फिर जो भी हो वो हो जाता है लाइव स्टॉक। तो बैंक के साथ डिपॉजिट करके ये सब चीज़ लगा के कि मेरे पास अगर हम अपना लोन पे करने में सक्सेसफुल नहीं रहे तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो गारंटी देते हैं हम लोग लोन को रिपेड करने से पहले लेंडर को। बोरोवर जो है वो लेंडर को ये गारंटी देता है कि मेरे पास ये ज़मीन है, अगर हम ये लोन नहीं पे कर पाए तो आप मेरा ये गाड़ी ले सकते हैं, आप मेरा बिल्डिंग ले सकते हैं। तो वही दिया गया है, कोलेट्रल इज एन एसेट that the borrower owns such as building, vehicle, livestock, land, deposit with bank and uses as a guarantee to lenders until the loan is repaid। अगर लोन रीपे नहीं हो पाता है तो वो ये ले सकते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो उसको दिए रहते हैं गारंटी कि अगर हम नहीं पे कर पाए तो आप ले सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेट्रल सेकेंड था। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी हो मतलब लोन लेने से पहले आपके पास इस सब चीज़ों का ज़रूरत है। आपके पास इंटरेस्ट रेट आपको पता होना चाहिए, कोलेट्रल अभी जस्ट समझे हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है, बस यही सब है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, और रीपेमेंट जो है वो किस तरह से करेंगे ये भी हम लोग को जानना है। तो यही 4 चीज़ें था टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग को ज़्यादा देखना अपने वीडियो में, फालतू का बड़ा वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स इस पूरे चैप्टर का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोगों को 2 चीज़ पढ़ना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स क्या होता है? द फॉर्मल आर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। जो लोन हम लोग बैंक से या कोऑपरेटिव से लेते हैं वो लोन हो जाता है फॉर्मल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में हेल्प करता है। आरबीआई जो है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, आप लोग को ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो इन दोनों में अगर 3 मार्क्स में पूछता है तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का जो है वो फॉर्मल का टोटली डिफरेंस है कि जो ये है उसका वाइस वर्सा वो है, लेकिन हम लोग दोनों को देखेंगे। तो पहला यही था कि बैंक जो है वो फॉर्मल सेक्टर को देखता है, उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस सोर्स को फंक्शन कराता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ट्रेडर्स जो है सिर्फ वही लोन नहीं ले पाए, बल्कि स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी ये ले सकें। उसके बाद बैंक जो है उसको आरबीआई को सबमिट करता है कि कितना और किसको कितना इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे रहे हैं।
तो ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। हम लोग इस सबको स्विम अप करेंगे। तो इनफॉर्मल देखते क्या है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड्स मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो जैसे वहाँ पे बैंक देता था किसी को लोन, यहाँ पे कोई बैंक नहीं देगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को देते हैं, रिलेटिव्स भी दे सकते हैं, फ्रेंड्स भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी किसी को नहीं देखेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि देखेगा कि ये क्रेडिट जो है वो कौन किसको कितना इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। दे कैन लेंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़। यहाँ कोई आरबीआई देखने के लिए नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है। ये लोग अपने मन से कुछ भी कितना भी डिमांड कर सकते हैं। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। यहाँ कोई भी कोलेट्रल का सिस्टम नहीं है। यहाँ उन लोगों को वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है कि वो अनफेयर मीन्स जो है मतलब जो चीज़ गलत है वो भी वो कर सकते हैं। किसी का ज़बरदस्ती भी जो एसेट है वो ले सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर एज नो रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर केप्ट एंड पुअर आर हेरेस्ड। मतलब ये हम लोग को समझाया जा रहा है कि इनफॉर्मल सोर्स जो है उसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता है कि किसने किसे कितना रुपया दिया, किसने वापस किया नहीं किया। और इसमें गरीब जो है उनको हैरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। जो गरीब है उनके लिए ही फॉर्मल सेक्टर लोन्स बनाया ही गया है। आरबीआई यही मॉनिटर करता है। तो अब हम दोनों को स्विम अप करते हैं। सबसे पहला फॉर्मल सेक्टर जो है वो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो है लोन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि लोन जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग या बड़े बिजनेस ट्रेडर्स के लिए नहीं हो, बल्कि स्मॉल कल्टीवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब के लिए हो। और बैंक जो है उसको आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन कि कितना और किसको और कितना इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दिए हैं। जबकि इनफॉर्मल लोन जो होते हैं, इनफॉर्मल लोन में आप लोन किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर, ट्रेडर, लेंडर, मनी लेंडर और रिलेटिव फ्रेंड किसी से। उसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर्मल में आरबीआई था, यहाँ नहीं होता है कुछ भी क्रेडिट एक्टिविटी को देखने के लिए। उसके बाद तीसरा चीज़ है कि यहाँ कोई भी इंटरेस्ट रेट पे लगाया जा सकता है। बैंक में फिक्स होता है कि इतना ही इंटरेस्ट रेट, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फिक्स नहीं होता है। वो आपसे कितना भी रुपया इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है इस अनफेयर मीन के लिए। यहाँ कोई आरबीआई नहीं है उसको मॉनिटर सुपरवाइज करने के लिए फंक्शन को। और फिफ्थ वन इसका ये है कि जो रिकॉर्ड होता है वो वहाँ फॉर्मल सेक्टर में लिखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसको कितना कौन कितना पे किया और नहीं किया। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है और जो गरीब है वो इसमें हैरेस होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये फॉर्मल और इनफॉर्मल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से बता रही हूँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग का अगला पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इम्पॉर्टेंट वन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? ये 15 to 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, एक ही नेबरिंग के, एक ही आस पड़ोस के लोगों का, फीमेल का, जिसमें कि 15 to 20 वुमेन्स होती हैं और वो लोग एक ही ग्रुप या नेबर की होती है। यहाँ पर मेंबर 25 रुपया से 100 रुपया तक सेविंग करता है या उससे ज़्यादा भी कर सकता है और वो इस पैसे को कलेक्ट करके रखती है। और उसी ग्रुप ऑफ वुमेन्स में किसी को अगर ज़रूरत है तो वो एक दूसरे को वो चीज़ देती है। किसी को कितना ज़रूरत होता है तो वो उसको ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था फीमेल्स के थ्रू, जिसमें कि एक दूसरे का हेल्प किया जाता है। इससे वुमेन जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ रिलायंट होती है। उसके अलावा सेल्फ हेल्प जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लैक ऑफ कोलेट्रल। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड ये सब चीज़ें नहीं होगी, तो वो किस तरह से लोन ले सकते हैं? तो वही यहाँ बताया गया कि जिसके पास कोलेट्रल नहीं है उसके लिए ये एसएचजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, यहाँ इंटरेस्ट रेट भी जो है वो सही से लगता है। यही सब चीज़ें हैं, वोमेन को हेल्प करता है ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ने से पहले ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, यहाँ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस
ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे वही जो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। ये भी एग्जाम में इस बार के भी सैम्पल और सवाल के सैम्पल पेपर में 2-3 जगह 1 मार्क में क्वेश्चन में था कि जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पे किसी का ध्यान जाता भी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे उन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का 2006 में स्टार्ट किया था और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2006 में। तो यहाँ क्या था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रिजनेबल रेट्स। जिसको लोन लेना था उस लोन को लेने में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो था वो बहुत बड़ा सक्सेस किया। स्टार्टेड इन 1970s एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में ये स्टार्ट हुआ था 1970 में। ग्रामीण बैंक इन 2018 हैज़ ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेज। 81,600 गाँवों में 9 लाख से ज़्यादा लोग जो है बांग्लादेश में इस ग्रामीण बैंक में जुड़े। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर आर वोमेन, जितने भी बोरोवर्स थे लगभग वोमेन ही थे। एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन, और सब जो है वो गरीब सेक्शन, सोसाइटी के गरीब सेक्शन से बिलोंग करती थी। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली आर पुअर वोमेन रिएबल बोरोवर्स but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। ये हम लोगों को ये बताता है कि वोमेन लोग जो है, फीमेल लोग जो है वो बोरोवर को रिलेबल नहीं हो सकती है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारा सक्सेसफुल एक्टिविटी को, इनकम को जनरेट वोमेन भी कर सकती है। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है, मनी एंड क्रेडिट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर था। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ही मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरे चैप्टर का नोट्स। आप एक बार पूरे चैप्टर को एक बार रीड कीजिए एनसीईआरटी से, और तब ये वीडियो देखिए, तब आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर कितना ही ज़्यादा इजी था। हम लोग एक एक वर्ड एनसीईआरटी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक टर्म को कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई भी टर्म छूटता है वो आप उसको कमेंट कीजिए। अगर उसको हम पिन नहीं करेंगे तो फिर आप रिप्लाई करिएगा। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।